चंद्रकांता संतति के दूसरे भाग का 5वां बयान। कमला को विश्वास हो गया कि किशोरी को कोई धोखा देकर ले भागा। वो उस बाग में बहुत देर तक न ठहरी। अय्यारी के सामान से दुरुस्त थी ही एक लालटेन हाथ में लेकर वहां से चल पड़ी और बाग से बाहर हो चारों तरफ घूम घूम कर किसी ऐसे निशान को ढूंढने लगी जिससे ये मालूम हो कि किशोरी किस सवारी पर यहां से गई है। मगर जब तक वह उस आम की बारी में न पहुंची तब तक सिवाय पैरों के चिन्ह के और किसी तरह का कोई निशान जमीन पर दिखाई ना पड़ा। बरसात का दिन था और जमीन अच्छी तरह पुरनम हो गई थी, इसलिए आम की बारी में घूम घूम कर कमला ने मालूम कर लिया कि किशोरी यहां से रथ पर सवार होकर गई है और उसके साथ में कई सवार भी हैं, क्योंकि रथ के पहियों का दोहरा निशान और बैलों के खुर जमीन पर साफ मालूम पड़ते थे। इसी तरह घोड़ों के टापों के निशान भी अच्छी तरह दिखाई देते थे। कमला कई कदम उन निशान की तरफ चली जिधर रथ गया था और बहुत जल्द मालूम कर लिया कि किशोरी को ले जाने वाले किस तरफ गए हैं। इसके बाद वो पीछे लौटी और सीधे अस्तबल में पहुंच एक तेज घोड़े पर बहुत जल्द 4 जामा कसने का हुक्म दिया। कमला का हुक्म ऐसा न था कि कोई उससे इनकार करता। घोड़ा बहुत जल्द कसकर तैयार किया गया और कमला उस पर सवार हो तेजी के साथ उस तरफ रवाना हुई जिधर रथ पर सवार होकर किशोरी के जाने का उसे विश्वास हो गया था। 5 कोस बराबर चले जाने के बाद कमला एक चौराहे पर पहुंची जहां से बाएं तरफ का रास्ता चुनार हो गया था। दाहिने तरफ की सड़क रीवा होते हुए गया जी तक पहुंची थी तथा सामने का रास्ता एक भयानक जंगल से होता हुआ कई तरफ को फूट गया था। इस चौमुहानी पर पहुंचकर कमला रुकी और सोचने लगी कि किधर जाऊं। अगर चुनार वाले किशोरी को ले गए होंगे तो इसी बाईं तरफ से गए होंगे और किशोरी की दुश्मन माधवी ने उसे फंसाया होगा तो रथ दाहिनी तरफ से गया जी को गया होगा। सामने की सड़क से रथ ले जाने वाला तो कोई ख्याल में नहीं आता, क्योंकि ये जंगल का रास्ता बहुत ही खराब और पथरीला है। चंद्रमा निकल आया था और रोशनी अच्छी तरह फैल चुकी थी। कमला घोड़े से नीचे उतर गई और दाहिनी तरफ जमीन पर रथ के पहिए का दाग ढूंढने लगी, मगर कुछ मालूम ना हुआ। लाचार घोड़े पर सवार हो सोचने लगी कि किधर जाऊं, क्या करूं। हम पहले लिख आए हैं कि रथ पर जाते जब किशोरी ने जान लिया कि वो धोखे में डाली गई है तब उसके मुंह से कई शब्द ऐसे निकले जिन्हें सुन नकली कमला होशियार हो गई और रथ के नीचे कूद एक घोड़े पर सवार हो पीछे की तरफ लौट गई। लौटी हुई कमला ठीक उसी समय घोड़ा दौड़ाती हुई उस चौराहे पर पहुंची जिस समय असली कमला वहां पहुंचकर सोच रही थी कि किधर जाऊं, क्या करूं। असली कमला ने सामने से तेजी के साथ आते हुए एक सवार को देख घोड़ा रोकने के लिए ललकारा, मगर वो क्यों रुकने लगी थी। हाँ, उसे असली कमला के दाहिनी तरफ वाली राह पर जाने के लिए घूमना था, इसलिए अपने घोड़े की तेजी उसे कम करनी ही पड़ी। जब असली कमला ने देखा कि सामने से आया हुआ सवार उसके ललकारने से भी किसी तरह नहीं रुकता और दाहिनी सड़क से निकल जाया चाहता है, तो झट कमरे से दुनाली पिस्तौल निकालकर उसने घोड़े पर वार किया। गोली लगते ही घोड़ा नकली कमला को लिए हुए जमीन पर गिरा, मगर घोड़े के गिरते ही वो बहुत ही जल्द संभल कर उठ खड़ी हुई और उसने भी कमर से दुनाली पिस्तौल निकाल असली कमला पर गोली चलाई। असली कमला तो पहले ही संभली हुई थी, गोली की मार से बच गई। फिर दूसरी गोली आई और वो भी ना लगी। लाचार नकली कमला ने अपनी पिस्तौल फिर भरने का इरादा किया और असली कमला ने उसे मौका न दिया। दोनों गोली बेकार जाते देख वो समझ गई कि उसकी पिस्तौल खाली हो गई है। हाथ में पिस्तौल लिए हुए झट उसके कल्ले पर पहुंच गई और ललकार कर बोली, खबरदार, जो पिस्तौल भरने का इरादा किया है, देख मेरी पिस्तौल में दूसरी गोली अभी मौजूद है। नकली कमला भी ये सोचकर चुपचाप खड़ी रह गई कि अब वो अपने दुश्मन का कुछ नहीं बिगाड़ सकती, क्योंकि पिस्तौल की दोनों गोलियां बर्बाद हो चुकी थीं
और घोड़ा उसका मर चुका था। पिस्तौल के अलावे दोनों की कमर में खंजर भी था, मगर उसकी जरूरत न पड़ी। असली कमला ने ललकार कर पूछा, सच बचा तू कौन है? नकली कमला को जान दे देना कबूल था, मगर अपने मुंह से यह बताना मंजूर न था कि वो कौन है। असली कमला ने यह देख अपने घोड़े का ऐसा चपेटा दिया कि वो किसी तरह संभल ना सकी और जमीन पर गिर पड़ी। जब तक वो होशियार होकर उठना चाहे तब तक असली कमला झट घोड़े से कूद उसकी छाती पर सवार दिखाई देने लगी। असली कमला ने जबरदस्ती उसकी नाक में बेहोशी की दवा ठूंस दी और जब वो बेहोश हो गई तो उसकी छाती पर से उतरकर अलग खड़ी हो गई। असली कमला जब उसकी छाती पर सवार हुई तो उसे अपनी ही सूरत का पाया, इसलिए समझ गई कि ये कोई अय्यार या अय्यारा है। सिवाय इसके किशोरी की सखियों की जुबानी उसने मालूम कर लिया था कि कोई उसी की सूरत बन किशोरी को ले गया है। अब उसे विश्वास हो गया कि किशोरी को इसी ने धोखा दिया है। थोड़ी देर बाद कमला ने अपने बटुए में से पानी भरी छोटी सी बोतल निकाली और नकली कमला का मुंह धोकर साफ किया। इसके बाद चकमक से आग निकाल बत्ती जलाकर पहचानना चाहा कि वो कौन है, मगर बिना ऐसा किए वो केवल चंद्रमा की मदद से पहचान ली गई कि माधवी की सखी ललिता है, क्योंकि कमला उसे अच्छी तरह जानती थी और वर्षों साथ रहने के सिवाय बराबर मिला जुला भी करती थी। कमला को विश्वास तो हो ही गया कि किशोरी को धोखा देकर ले जाने वाली ये ललिता है, मगर इस बात का ताज्जुब बना ही रहा कि वो सामने से लौट कर आती हुई क्यों दिखाई पड़ी। कमला ये भी जानती थी कि चाहे जान चली जाए मगर ललिता असल भेद कभी न बतावेगी। इसकी जुबानी पता लगाने का उद्योग करना उसने व्यर्थ समझा और अपने साथ ललिता को घोड़े पर लाद कर घर की तरफ पलट पड़ी। रात बिल्कुल बीत चुकी थी, बल्कि कुछ दिन निकल आया था जब ललिता को लादे हुए कमला घर पहुंची। यहां किशोरी के गायब होने से बड़ा ही हाहाकार मचा हुआ था। उसकी खोज में कई आदमी चारों तरफ जा चुके थे। किशोरी का नाना रणधीर सिंह भारी जमींदार होने के सिवाय बड़ा ही दिमागदार और जबरदस्त आदमी था। उसने यही समझ रखा था कि शिवदत्त के दुश्मन बीरेंद्र सिंह की तरफ से एक कार्रवाई की गई है, मगर जब ललिता को लिए हुए कमला पहुंची और उसकी जुबानी सब हाल मालूम हुआ तब माधवी की बदमाशी पर बहुत बिगड़ा। वो माधवी की चाल चलन पर पहले ही से रंज था, मगर कुछ जोर न चलने से लाचार था। आज गुस्से के मारे इस बात का बिल्कुल ध्यान न रहा कि माधवी एक भारी राज्य की मालिक है और जबरदस्त फौज रखती है। उसने कमला के मुंह से सब हाल सुनते ही तलवार हाथ में ले कसम खा ली कि जिस तरह हो सकेगा अपने हाथ से माधवी का सिर काट कलेजा ठंडा करूंगा। ललिता एक अंधेरी कोठरी में कैद की गई और रणधीर सिंह की आज्ञा पर कमला अपने बड़े भाई हरनाम सिंह को साथ ले किशोरी की मदद को पैदल ही रवाना हुई। कमला आज भी उसी कल वाले रास्ते पर रवाना हुई और दोपहर होते होते उसी चौराहे पर पहुंची जहां कल ललिता मिली थी। वे दोनों बेधड़क सामने वाली सड़क पर चले। चौराहे के आगे लगभग 3 कोस चले जाने के बाद खराब और पथरीली राह मिली, जिसे देख हरनाम सिंह ने कहा, इस राह से रथ ले जाने में जरूर तकलीफ हुई होगी कमला। बेशक ऐसा ही हुआ होगा और मुझे तो अभी तक निश्चय ही नहीं हुआ कि किशोरी इसी राह से गई है हरनाम, मगर मैं तो यही समझता हूं कि रथ इसी राह से गया और किशोरी का साथ छोड़ कोई दूसरी कार्रवाई करने के लिए ललिता लौटी थी कमला। शायद ऐसा ही हो। और थोड़ी दूर जाने के बाद पैर की एक पाजेब जमीन पर पड़ी हुई दिखाई दी। हरनाम सिंह ने उसे देखते ही उठा लिया और कहा, बेशक किशोरी इसी राह से गई है। इस पाजेब को मैं खूब पहचानता हूं कमला। अब तो मुझे भी निश्चय हो गया कि किशोरी इधर ही से गई है हरनाम। हाँ, जब उसे मालूम हो गया कि उसने धोखा खाया और दुश्मनों के फंदे में पड़ गई तब उसने ये पाजेब चुपके से जमीन पर फेंक दी कमला, इसलिए कि वो जानती थी कि उसकी खोज में बहुत से आदमी निकलेंगे और इधर आकर इस पाजेब को देखेंगे तो जान जाएंगे कि किशोरी इधर ही गई है हरनाम। मैं ख्याल करता हूं कि आगे चलकर किशोरी की फेंकी हुई और भी कोई चीज हम लोग जरूर देखेंगे कमला। बेशक ऐसा ही होगा। कुछ आगे जाकर दूसरी पाजेब और उससे थोड़ी दूरी पर किशोरी के और कई गहने इन लोगों ने पाए। अब कमला को किशोरी की इसी राह से जाने का पूरा विश्वास हो गया और वे दोनों बेधड़क कदम बढ़ाते हुए
राजगृह की तरफ रवाना हुए।